को दिखाया जाता है जो पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है और तभी वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है जिससे इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसकी गाड़ी चट्टानों से नीचे गिर जाती है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि इसकी गाड़ी चट्टानों के बीच में अटक जाती है, पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और इसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है। जिस हेलीकॉप्टर में रे भी होता है वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है और जहां पर इसकी गाड़ी होती हो चट्टानों के बीच में फंसी हुई होती है। पहले डे के साथ ही जाता है लेकिन वो भी वहां पर फंस जाता है और अब वो गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है, पर उससे पहले कि ऐसा होता रे खुद नीचे जाकर दोनों को बचा लेता है और इस तरह से सबकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल वो एक सक्सोमोलॉजिस्ट है तो ने कहा जाता है जो अर्थ को एक यानी कि भौकंप के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो कई सालों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और अपनी रिसर्च के आधार पर वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सन 1964 में इतना बड़ा भौकंप आया था तो कई सारे एटम बम्स के बराबर था। वो भूकंप 10 मिनट तक चलता रहा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार जरूर आता है और कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है वो 2 टेकटवंट्स के ऊपर असत है, यानी कि भूकंप के लिहाज से वो सब से सेंसिटिव एरिया है। अब यहाँ पर कुछ देर बाद उनका दोस्त और उनका कोलग भी जो होता है वो डॉक्टर लॉरेंस के पास आता है और बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है। ये दोनों के दोनों इस भूकंप की तीव्रता और सरोसोन्स को नापने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी डैम के ऊपर जाते हैं जहां पर कम की तीव्रता को नापना होगा और जब ये अपनी मीटर से ऐसा कर रहे होते हैं तभी उनकी मीटर में अचानक से वापिस बदल जाती है, यानी कि दोबारा भूकंप आने वाला है और तभी यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जिससे डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं इस सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और तब ये वो देखता है कि वहां पर एक बच्ची है। वो इस बच्ची को उठाकर भागने लगता है और जैसी वो बच्ची को अपने पार्टनर लॉरेंस के पास फेंकता है वो खुद वहां पर फंस जाता है जिसके तो पूरा का पूरा विशाल डैम मिट्टी की दीवार की तरह ढह जाता है जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथ ही इसके दोस्त की भी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर रेजो की एक रेस्क्यू ऑफिसर है, इसे घटना स्थल पर आने का मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ हमेरे की बेटी को दिखाया जाता है जो अब अपनी मोम के साथ रहती है। दरअसल रीका और इसकी पत्नी ईमा का डिवोर्स हो चुका है और इसकी पत्नी ईमा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम डेनियल है और इस वक्त रे की बेटी डेनियल के साथ किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है और जब भी अपने सफर पर होते हैं तबेरे की बेटी को वहां पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम बिन है। बहन के साथ उसका भाई भी होता है और बहुत जल्दी इन तीनों की दोस्ती हो जाती है और बर्थवे की वजह से डैम के ऊपर जो तबाही हुई थी इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। उसी लिए डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है और वो पूछती है कि ये भूख कैसे आया। अभी वहां पर डॉक्टर लॉरेंस के 2 स्टूडेंट्स आते हैं जो पूरी तरह से घबराए होते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है और जब डॉक्टर लॉरेंस उसे देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं।
दरअसल सीन एंड्रियस में जहां पर पॉलिटिक्स हैं, वहां पर इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है और ये भूख पूरे शहर में आएगा, पर अब उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ये सबको वहां से निकाल सकें। पूरा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत जल्दी उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है। वहीं रे की पत्नी है मे को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में होती है जो कि बिल्डिंग के ऊपर होता है, और तभी वहां पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ पर उन सब की जान खतरे में है। मेमलिफ यहाँ पर सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है, वो हेलीकॉप्टर में होता है। वीमा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। ममा को पता है कि रेओ से हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए आएगा। उसी लो छत पर जाना चाहती है, पर जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा ढह चुका है। लोग ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, कोई वहां पर लटका हुआ होता है। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाजें होती है। ईमा किसी तरह से ऊपर टॉप तक पहुंच जाती है। रब बिल्डिंग का ये हिस्सा भी ढीला लगता है और इससे पहले कि एमलिफ भी इसमें दबकर मारी जाती, वहां पर रिया जाता है। नौरस्ती से एक नेट को नीचे फेंकता है। अहमद इस नेट की तरफ भागती है। पीछे से बिल्डिंग गिर रही होती है और इससे पहले कि पूरी बिल्डिंग गिर जाती, ईमा इस नेट को पकड़ लेती है। उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रई अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, उसी लिए को बचाकर यहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भूकंप की वजह से शहर में बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वही हम इस सीन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है, जहां पर रे और ईमा की बेटी डैनियल के साथ है। ये दोनों के दोनों पार्किंग लॉट्स से गाड़ी से निकल रहे होते हैं, पर अब वहां पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है। इससे उनकी गाड़ी के आगे की जमीन ढह जाती है और इनकी गाड़ी वहां पर फंस जाती है। डैनियल किसी तरह से वहां से निकल जाता है और की बेटी को नहीं निकाल पा रहा होता, उसी लिए वो मदद लेने के लिए जाता है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि सब के सब भाग रहे हैं, और इससे पहले कि वो किसी से मदद मांगता, वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग गिरने से लोग मारे जा रहे हैं। इसे एहसास होता है कि इसे जल्द से जल्द अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से निकलना होगा। उसी लिए वो रे की बेटी की परवाह न करके वहां से अकेला ही निकल जाता है। वही एक ही बेटी को दिखाया जाता है जो अब भी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहां पर वो लड़का आता है जिसका नाम बिन है, जिससे रे की बेटी की उसी सफर में दोस्ती हुई थी। किसी तरह से वहां से उसे निकाल लेता है और अब बेन अपने छोटे भाई के साथ और रे की बेटी के साथ इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद री की बेटी अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि पूरा शहर घिरा है। ये अपनी बेटी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में वहां से निकाल लूंगा। तुम बस ऊंची जगह में चली जाओ, मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर्स से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में दिखाया जाता है जहां पर भूकंप के झटके अब बंद हो चुके हैं। सबके सब जा रहे होते हैं, पर तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी भूकंप और भी तेजी से आएगा, यानी कि पहले जो भूकंप आया था इससे भी तेज भूकंप आने वाला है और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से
भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं। इससे बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती है। वो डेनियल देखता है कि सब के सब दीवार की आड़ के साथ अपने आप को बचाने के लिए खड़े हैं। इसके पास कोई भी कोना नहीं होता। उसी लिए एक आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के पलीर के साथ खड़ा होता है। डेनियल इसे वहां से हटाकर खुद वहां पर खड़ा हो जाता है, जिससे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। वहीं रे और एमू को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर में होते हैं। तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जो एक सुपर मार्केट के अंदर चला जाता है। उन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि उनकी जान बच जाती है। ये किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को को पहुंचना चाहते हैं। उसी लिए ये दोनों एक कार से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। री बड़ी स्पीड से कार चला रहा होता है। अभी वो देखता है कि आगे सड़क टूटी हुई है। वो कार की बरीकस लगाता है और जब वो नीचे उतर कर देखता है तो सड़क के बीच एक बहुत मिसाल गड्ढा होता है। अगर ये इस गड्ढे में गिर जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती और ये गड्ढा भूकंप की वजह से हुआ है, यानी कि अब ये कार से आगे नहीं जा सकते। रे और ईमा इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। वहां पर एक बोट आदमी होता है जो रेस से पूछता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। वो बताता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है जहां मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसे अपना प्लेन दे देता है और अब रे अपनी पत्नी अहमक के साथ प्लेन से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोई भी जगह नहीं है। साथ ही इसके पलने का वक्त भी खत्म होने वाला होता है। उसी लीग पैराशूट की मदद से ईमा को लेकर ऊपर से कूद जाता है। इसके बाद रे एक बार फिर से अपनी बेटी से कनेक्ट करता है और इसे कहता है कि तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन स्टेडियम दूसरी तरफ है और अब ये कार से इस जगह नहीं जा सकते। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है पानी का। ये दोनों के दोनों एक बोट से इस पानी के रास्ते से इस जगह जाने लगते हैं जहां पर उनकी बेटी है। ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि बादल बहुत नीचे आ चुके हैं और जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये बादल नहीं बल्कि एक बहुत ऊंची लहर होती है। दरअसल भूकंप की झटकों की वजह से समंदर में अब सुनामी आ चुकी है। बहुत सारे लोग अपनी बोट्स पर होते हैं और अब भी वापस नहीं जा सकते। सबके सब तय करते हैं कि वो स्पीड से इस लहर को पार कर देंगे और सब लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पानी की लहर इतनी खतरनाक होती है कि बहुत सारे लोग बोट्स के साथ वहीं पर मारे जाते हैं। किसी तरह से रे अपनी बोट को लेकर लहर के टॉप तक चला जाता है और तब ही आगे से एक बहुत बड़ा खुशी पाता है जो उनकी बोट को कुचलने वाला होता है और ठीक समय पर वे अपनी बोट को लिफ्ट ले जाता है। ये शव के बुलाते से कटने वाले होते हैं, लेकिन इससे भी ये बच जाते हैं। पर इस चुप के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े भारी कंटेनर्स होते हैं अब वो पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। री किसी तरह से अपनी बोट को बचाकर यहां से ले जाता है। बर पानी की विशाल लहरें इस शव को अपने साथ बहाकर ले जाती है और सामने होता है गोल्डन गेट ब्रिज, जिसके ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेनियल भी होता है और वो सिर्फ गोल्डन गेट ब्रिज से टकराता है और एक कंटेनर डेनियल के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी हो जाती है। ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और
अब पूरे शहर में पानी भर चुका है। इस पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही होती है। वही ईमा और रे की बेटी को दिखाया जाता है जो बहन और उसके भाई के साथ एक बिल्डिंग में होते हैं, जहां पर री ने इन तीनों को जाने के लिए कहा था। लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी आना शुरू हो जाता है, उसीलिए और ऊपर चले जाते हैं। और जब पानी शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि तीनों के तीनों फंस चुके हैं। यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब रे और ईमा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। उनकी बेटी ने देख लेती वो इन्हें आवाज भी लगाती है, पर ये दोनों इस से बहुत दूर होते हैं। इस वजह से ये इसकी आवाज नहीं सुन पाते और यहां से जाने लगते हैं। और जब भी यहां से जा रहे होते हैं तब ही अहमद देखती है कि उसके हाथ पर बोर्ड पर एक हरी रंग की लासर लुग़त गिर रही है। और जब वो पीछे देखती है तो वो उनकी बेटी होती है, तो लेजर लुग़त से इन्हें इशारा कर रही होती है। ये अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं और उससे पहले कि ये अपनी बेटी तक पहुंच दे पानी की एक और लहर आती है जिससे बिल्डिंग धंस जाती है और वो फ्लोर जिसमें एम और रे की बेटी होती है वो भी धंस जाता हो पानी के नीचे चला जाता है। और अब ईमा और रे की बेटी पानी के नीचे के कैबिन के अंदर फंस जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से इस तक पहुंच जाता है। वहीं बाहर से बेन को दिखाया जाता है जो ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। और जब दूर से मीम अलिफ देखती है तो वो पूरी स्पीड से अपनी बोट को इस तरफ लाती है जिस ग्लास को उसे तोड़ना है और इस से अपनी बोट को टकरा देती है जिससे वो ग्लास टूट जाता है। इसके बाद रे अपनी बेटी को बोर्ड के ऊपर ले आता है और ये सब के सब बोर्ड के ऊपर बैठकर यहां से निकलने लगते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग दहरी होती है। दाएं एक तरफ ईमा बोर्ड को निकालने की कोशिश कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को जो अब भी बेहोश होती है उसे होश मिलाने की कोशिश करता है। जल्दी उसकी बेटी होश में आ जाती है और अब ये सब के सब इस जगह से निकल जाते हैं, यानी कि उन सब की जान बच चुकी है। और वो भूकंप जो लगातार कई मिनट से आ रहा था वो भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम इस जगह पहुंच चुकी है जो यहां पर लोगों को बचाने के लिए आए हैं। ईमा और रे को दिखाया जाता है जो अब एक दूसरे के साथ हैं। और जब वो गोल्डन गेट ब्रिज को देखते हैं तो वहां पर वो भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम इस जगह पहुंच चुकी है जो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए हैं। एमा और रे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ है और जब वो गोल्डन गेट ब्रिज को देखते हैं तो वहां पर उन्हें अमेरिकन फ्लैग दिखता है जिससे इनके अंदर उम्मीद जागती है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इन दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में जो गिले शिकवे थे जिस वजह से इनका डाइवोर्स हो गया था, अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म